द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास हम शुरू करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था कि जल्दी ही स्कूल व्याख्याता की एक बड़ी भर्ती राज्य सरकार जारी करने वाली है। इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी शुरू की है, जो उसमें कुछ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सभी के लिए फ्री है। उसके PDF भी आप रिसीव कर सकते हैं। वो टेस्ट आप लाइव दे सकते हैं। हमारे दोनों ऐप्स पे वो उपलब्ध है। द स्मार्ट स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा RJ टेस्ट सीरीज के नाम से भी हमारा एक ऐप है, उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों टेस्ट आप दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद उनके सॉल्यूशन और PDF भी आप रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ऐप पे आर्थिक समीक्षा, पैरा ओलंपिक, बजट जैसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं आदि बहुत सारा मटेरियल आपको वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की हमारी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2021 को भारत ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये दो चीजें, इस प्रश्न को हमने इस तरह से फॉर्मेट किया है कि पहला तो COP26 जो पिछली क्लास में भी हमने देखा था, COP26 का आयोजन कहाँ हुआ, ग्लासगो में, और ग्लासगो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अब ग्लासगो COP26 में भारत ने एक अनूठी पहल करते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका आंसर है ई-अमृत करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। 10 कब किया है, क्योंकि डेट्स भी जैसे आपने RS की प्रीलिम्स के एग्जाम में देखी बहुत सारी डेट्स इन्होंने पूछी थी। तो 10 नवंबर 2021 को इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। इसकी खास बात क्या है कि ये जो पोर्टल है वो इलेक्ट्रिक वाहनों के, ई वाहन हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हम कह सकते हैं, ई वाहन के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। एक ही जगह हमारा सारा डाटा जो है आपको मिल जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसको नाम दे सकते हैं। इसमें निर्माण से संबंधित तकनीक, इनकी मूल्यों के बारे में, इनके निवेश के बारे में और इनकी तकनीक्स के बारे में बहुत सारा डाटा एक ही जगह उपलब्ध करवाए जाने की ये पहल है। और भारत और UK ने मिलके, इंडिया और UK दोनों ने मिलके साझा रूप से इसको शेयर किया है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक वेब पोर्टल। तो ई-अमृत अगर ये पूछ ली जाए कि ई-अमृत है क्या, तो ई-अमृत इलेक्ट्रिक वाहन या ई वाहन के लिए वाहन का पर एक वेब पोर्टल पर, क्या है, वेब पोर्टल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको फॉर्मेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया। ये अभी लास्ट वीक था उसमें चर्चा में रहा था। इसका आंसर है वाइस एडमिरल R हरि कुमार, इनको नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि शिल्प और लोक कला की श्रेणी में हाल ही में किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, क्रिएटिव सिटीज कौन देता है, ये यूनेस्को की तरफ से क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। कौन सा शहर है वो, तो ये है श्रीनगर। 8 नवंबर 2021 को क्रिएटिव सिटीज का जो है उसमें शिल्प, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शिल्प व लोक कला, इस श्रेणी में इसको श्रीनगर को शामिल किया गया। बेसिकली ये है क्या, ये भी हमने एक्सप्लेन किया है कि 2004 से यूनेस्को सतत शहरी विकास के लिए जो शहर हैं उनकी कोई अगर विशेष पहचान है तो उसको स्थापित करने के लिए, उसको पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसे यूनेस्को रचनात्मक शहर या क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जिसको नाम दिया गया। इसमें 7 क्षेत्र इन्होंने लिए, जैसे साहित्य है, लोक कला और शिल्प जिसको जैसे श्रीनगर को जिसमें लिया है, और पाक कला जिसमें है, खाने से संबंधित, भोजन से संबंधित अगर कोई विशेषता है तो उसके लिए, संगीत से संबंधित, साहित्य से संबंधित, फिल्म डिजाइन से, ऐसे कुल 7 क्षेत्र इन्होंने चिन्हित किए हैं जिनमें ये उनकी रचनात्मकता को पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, इस नाम से ये पहल इन्होंने शुरू की है। इससे पहले हमारे 2015 में पहली बार
2015 में पहली बार 2 शहर एक साथ हुए थे, वाराणसी और जयपुर। तो वाराणसी को जो इस नेटवर्क में शामिल किया गया था वो संगीत के लिए शामिल किया गया था। किसके लिए किया गया था? संगीत के लिए इसको, इसकी विशिष्ट पहचान के कारण इसको, इस शहर को शामिल किया गया था। और जयपुर को वही लोक कला और इसकी जो शिल्प कला है उसकी पहचान की वजह से 2015 में शामिल किया गया। तो राजस्थान के लिहाज से वापस महत्वपूर्ण बन जाता है कि जयपुर किस श्रेणी में शामिल किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। ठीक है, उसके अलावा चेन्नई, मुंबई, चेन्नई को संगीत के लिए और मुंबई को, जैसा कि आपको अंदाज लगा सकते हैं, फिल्म के लिए, फिल्म क्षेत्र के लिए इस नेटवर्क इसमें शामिल किया गया। हैदराबाद श्रीनगर से पहले लास्ट सिटी थी जिसको शामिल किया गया था और 2019 में इसको शामिल किया गया था। हैदराबाद को जो किया गया था इसके यहाँ की पाक कला के लिए इसको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कृषि उड़ान 2.0 ये स्कीम है भारत सरकार की। किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? कृषि उड़ान 2.0 योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? नागरिक उड्डयन एवं उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। क्या है इसकी खास बात? क्या है कि कृषि क्षेत्र में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात प्लस मार्केटिंग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र भारत के हैं, जहां पे अच्छी गुंजाइश है कि कृषि क्षेत्र का विकास हो सकता है, उनके विशिष्ट क्षेत्र हैं, मसालों से संबंधित हो सकते हैं, फल से संबंधित हो सकते हैं, सब्जियों से संबंधित हो सकते हैं, तो उनको टाइमली पूरे देश में और विदेशों में वो पहुंच सके, इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 अभियान योजना लॉन्च की है, जिसमें कृषि को निर्यात और मार्केटिंग को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए जो दूरस्थ क्षेत्र है उनमें माल ढुलाई के लिए जो हवाई अड्डे हैं उनकी सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका बेसिकली मेन उद्देश्य, मेन मोटो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस, यह हाल ही में रिसेंटली घोषित किया है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। तो ये डेट है, याद कर लीजिए, 15 नवंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। और इसी दिन क्या है? बिरसा मुंडा जयंती। बिरसा मुंडा जयंती, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कब किया गया? ये डेट्स वाले क्वेश्चन हमने इसलिए डाले हैं कि पिछले आरएस के जो प्रीलिम्स एग्जाम था और एसआई का जो एग्जाम था उससे हमने महसूस किया कि बहुत आरपीएससी बड़ी संख्या में और बड़े आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न डेट्स से संबंधित पूछने लगे। तो ये प्रश्न इसीलिए हमने लिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का उद्घाटन कब किया गया? 25 अक्टूबर 2021 को इन्होंने वाराणसी यूपी से इस योजना का उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य जो अवसंरचना विकास, मेडिकल क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ग्रामीण क्षेत्र तक, पीएचसी तक एक सम्मानजनक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके, ये इसका उद्देश्य है। प्रश्न है जो महत्वपूर्ण इस सप्ताह मेरा क्या है, महत्वपूर्ण रहा इस बार? पद्म पुरस्कारों के संबंध में कुछ कथन, जो ट्रेडिशनल कथन है वो हमने दिए, साथ ही जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं वो भी हमने
शेयर किए। पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान और उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री आते। इट मीन्स क्या हुआ कि पद्म विभूषण तो फर्स्ट, पद्म भूषण सेकंड एंड पद्मश्री थर्ड, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कारों को पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है और इस समिति को हर वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है। इट मीन्स दो फैक्ट की बताए इन्होंने कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन होता है और हर साल होता है और इसकी पीएम इसको गठित करते हैं। तीसरा कथन है कि ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें कला, साहित्य, चिकित्सा, शिक्षा, खेल क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है और ये तीनों ही कथन सत्य हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। अब इस साल कुल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। ठीक है, और उनमें से अगर हम बात करें तो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, 10 लोगों को पद्म भूषण मिला है जो सेकंड दूसरा सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है, और 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो इनमें तो क्या कि तीनों की संख्या भी हमें याद रखनी होगी, तीनों की संख्याएं कई बार पूछ ली जाती है। इसके अलावा विशेष बात ये रही कि 29 महिलाएं थी जिनको अवार्ड दिया गया है, इसमें शामिल थी, प्लस एक ट्रांसजेंडर या किन्नर जिसे हम कह सकते हैं, उनको भी ये दिया गया। और वो कौन थे जिनको दिया गया है? मंजमा जोगती, ये लोक नृतक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लें राजस्थान की भी। राजस्थान के अब की बार जो पुरस्कार वितरण किया गया उसमें टोटल 8 लोगों को वितरित किया गया। 2020 के लिए 5 और 2021 के लिए 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया है। 2021 के लिए जो दिया गया है उनमें अर्जुन सिंह शेखावत, लोक कलाकार लाखा खान और पिपलांतरी के जो श्याम सुंदर, बालीवाल, इनको इस वर्ष 2021 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह व्यक्ति जो ट्री मैन के रूप में प्रसिद्ध है और उसे वर्ष 2020 के पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि 2020 के और 21 के दोनों अवार्ड एक साथ दिए गए, कोविड की वजह से दे नहीं पाए थे, तो वितरण इनका भी हुआ है, तो अभी वापस ये चर्चा में थे। तो ट्री मैन के रूप में फेमस है। ठीक है, और 2020 का इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो ये हैं हिम्मतराम भांबू, नागौर के रहने वाले हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना जीवन इन्होंने लगा दिया। लाखों की संख्या में वृक्ष इन्होंने लगाए। पिछले दिनों नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर है आदित्य नारायण। इन्होंने खुद इनका इंस्टा पे भी इसको शेयर किया था। भारत के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई में भारत का कौन सा स्थान है? जो ईपीआई जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये भी चर्चा में इसलिए क्योंकि COP26 का आयोजन भी हुआ है। तो कौन सा स्थान भारत का है? भारत का स्थान 168वां है। तो ईपीआई यार ये जारी कौन करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, या विश्व आर्थिक मंच की हेल्प से 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो येल विश्वविद्यालय है और एक है कोलंबिया।
इनके सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क करके एक संस्था इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की है, और सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी ये येल यूनिवर्सिटी की। तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं जिनको आपको नाम याद रखना है। इनके सहयोग लेते हैं विश्व आर्थिक मंच का, ये एक एनजीओ है जिसको कह सकते हैं, इसके सहयोग से ये तैयार करता है और ये बताता है कि आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे प्रयास किए और आपकी स्थिति पूरे विश्व में वर्तमान में कैसी है।